नमस्कार आप सभी को टीआरडी टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी जो गेस्ट रहेंगी वो रहेंगी पैरा एथलीट मुक्ता, और डिटेल में मुक्ता से ही पूछते हैं उनके बारे में। स्वागत है मुक्ता, अपना इंट्रोडक्शन दो। नमस्कार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया यहाँ बोलने का। मेरा नाम मुक्ता चिल्लर है और मैं एक पैरा एथलीट हूँ। मैंने जो गेम की शुरुआत की थी 2016 में, दीपा मलिक जी हैं जो आज हमारी पैरा ओलंपिक संघ की प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने 2016 में मेडल लिया था, तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली। तो मैंने रास्ता देखा, उनसे कांटेक्ट किया, स्टेडियम गई, हरियाणा के स्टेडियम से। वहां मेरे को पता लगा कि आगे 2017 में जो गेम होंगे उनके लिए फरीदाबाद में ट्रायल दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको अपने स्टेडियम से टच में रहना पड़ेगा। तो मैं अपना स्टेडियम गई, वहां से स्टेडियम से मुझे पता लगा कि न्यूज़पेपर में हम कटिंग देंगे। उसके बाद मैं उनके टच में रहती रही। जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर देखा, उन्होंने जिस दिन का बताया था, ट्रायल में देने गई। तो वहां से मैं फरीदाबाद स्टेट ट्रायल देने गई। वहां से मेरा सिलेक्शन, मैंने शुरुआत की थी 2017 जयपुर नेशनल से 100 मीटर दौड़ में। तो मेरा सिलेक्शन हुआ 100 मीटर दौड़ में। वहां मेरे को गोल्ड मेडल मिला। अरे वाह। उसके बाद गोल्ड मेडल आने के बाद फिर उन लोगों ने बोला मेरे को, आपका एक गोल्ड मेडल आया है तो आप एक गेम और कर सकते हैं। एक जो खिलाड़ी है 3 इवेंट कर सकता है, चाहे वो रनिंग के हैं या फील्ड के हैं। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं जो हमारे पैरा गेम्स होते हैं ना, ट्रैक और फील्ड। ट्रैक में जो गेम आते हैं, रनिंग हो गई, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, और फील्ड में आते हैं हमारे डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो। ये गेम्स हमारे फील्ड में आते हैं। इसी हिसाब से हमारे गेम्स होते हैं। तो मैंने रनिंग में ही दोबारा ले लिया, अपना पार्टिसिपेट किया, तो 200 मीटर में लिया। उसमें जब मेरी रनिंग स्टार्ट हुई, टाइमिंग थोड़ा देर मॉर्निंग में होनी थी, लेकिन आफ्टरनून हो गया तो थोड़ा गर्मी थी। तो इस वजह से जब मैंने रनिंग शुरू की तो मैं गिर गई और उठी। फिर मैं भागी, थोड़ा सा दूर जाके और गिरी, फिर उठ के भागी। तो तब तीसरी बार मैं गिरी तो रनिंग सिर्फ 2 सेकंड पे दूर थी। वहां सबने कहा उठो उठो उठो, अभी तो आपका टाइम रहता है, बचा है सेकंड, 5 सेकंड बचे हैं, उठो जल्दी भागो। मैं भागी, लेकिन मेरा गोल्ड आना था, लेकिन गोल्ड से मैं चूक गई, लेकिन ब्रॉन्ज में लेके आई। 3 बार गिरने के बाद मैं जब उठ के भागी तो मैं मेडल लेके आई। चलो, बहुत अच्छी बात है। हिम्मत चाहिए इन सब चीजों के लिए। उसके बाद मैंने 2017 में मेडल लिया। तो उसके बाद फिर 2018 में भी मेडल, गोल्ड मेडल शॉर्ट इसी में रनिंग ही की है मैंने। 2018 तक मैंने रनिंग की है। 2019 में जो था हमारा कमेटी का इलेक्शन होना था, तो 2019 में हमारे गेम नहीं हुए। फिर 2020 में हमारे लिए गेम्स आए थे सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। ये एक बीमारी होती है जिस बच्चे का शरीर तो काम करता है, कम करता है, लेकिन दिमाग काम करता है। तो वो सेरेब्रल पाल्सी में आते हैं, जिसमें कैटेगरीज होती हैं हमारी 31 से लेके 38 तक। तो स्पेशली सेरेब्रल पाल्सी के गेम्स थे पटना के पास, रायपुर में। तो वहां मैंने पार्टिसिपेट किया। हरियाणा स्टेट से मैं सिलेक्ट होके गई। तो वहां मैंने किया 100 मीटर रनिंग, उसमें मेरा गोल्ड आया। फिर शॉर्ट पुट किया, शॉर्ट पुट में मेरा सिल्वर मेडल था, और डिस्कस थ्रो। 3 गेम्स मैंने किए थे, तो 2 मेरा गोल्ड आया था और 1 मेरा सिल्वर आया था। फिर उसके बाद चलते चलते फिर 2019 में हमारा ग्रैंड प्रिक्स था पेरिस में। वहां मुझे जाने का मौका मिला ग्रैंड प्रिक्स में। पहली बार मेरा इंटरनेशनल ट्रिप था, पहला इंटरनेशनल टूर था। लेकिन वहां का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो हमारी पैरा ओलंपिक कमेटी का रहा या आने जाने का सफर रहा, क्योंकि जब हमारी टिकट्स हुई तो मेरी सिर्फ फ्लाइट में अकेली की टिकट थी, और जो हमारा स्टॉप था दिल्ली से, वो मोरक्को में था। 5 घंटे पहुंचे, अकेला पहुंचना, अकेला पेरिस में मैनेज करना। हमने होटल ढूंढा जिसमें कि इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश ढूंढ के पहुंच गए। और वहां किसी से इंग्लिश में बात करे तो वो कोई इंग्लिश में बात भी नहीं कर रहे, सब कह रहे फ्रेंच। तो बस कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां तक पहुंचे। ग्रैंड प्रिक्स, वहां मेरा ब्रोंज मेडल था 100 मीटर दौड़ में, और 200 में मेरा गोल्ड था, और शॉर्ट पुट में मैं 4th पोजीशन पे रही थी। मेन तो वहाँ यही था कि भाई मेरे को क्लासिफिकेशन करवाना था। हमारा पैरा नेशनल्स गेम्स में ये है, जिस बच्चे का मेडल आ जाता है नेशनल लेवल पे, तो उसको बाहर जाके क्लासिफिकेशन करवाना पड़ता है। जैसे अलग अलग डिसेबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से हमें क्लासेस मिलती हैं। जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है, 31 से 38 कैटेगरीज होती हैं। और जैसे व्हीलचेयर पे कोई बच्चा है जिसका पैर से नीचे का शरीर है, तो उसको 51 से 57 तक की क्लासेस मिलती हैं। जिसकी जैसी डिसेबिलिटीज होती हैं उस हिसाब से एक क्लास मिलती है। तो नेशनल खेलने के बाद अगर हम बाहर क्लासिफिकेशन करवा के आते हैं तो परमानेंट क्लास मिल जाती है हमें। तो हमें उसी में खेलना होता है, उस क्लास में।
तो एक बार हमें वहां जाना पड़ता है। और जैसे एथलेटिक्स है, आज तो पहले तो आज से ये लगा के देखो 2015 में बच्चों को इतना भी नहीं पता था कि पैरा गेम्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं अपने से लेती हूँ, मैं पढ़ती थी, ये लगा लो मेरा बर्थ है 84 का। मैं पढ़ती थी मॉडल टाउन स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल टाउन स्कूल में, रोहतक में। हाँ जी। तो वहाँ मेरे को गेम्स में शौक था, बहुत शौक था। मैं पीटी करती, गेम करती, तो मेरी पीटीआई मुझे भगा देती, चल तेरे बस का नहीं है, तेरा हाथ तो है नहीं, तू क्या पीटी करेगी, चल। तो एक बार मैं किसी के कहने से अपनी दूसरी फ्रेंड से मैं 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए चली गई। वहां से मेरी पीटीआई ने मुझे आउट कर दिया, ये पीटी करने आ गई, चल नहीं करना। फिर मैं रनिंग करती थी, मैं स्टेडियम जाती थी। उस टाइम मेरी कोच थी राजबाला कोच और ओमपति हुड्डा, रोहतक छोटू राम स्टेडियम में। उनके साथ मैं रनिंग करती थी। वो कहती बेटा तू करती तो बहुत अच्छी रनिंग है, करती है, लेकिन क्या करे, जर्नल के बच्चों के साथ तो भाग नहीं पाएगी। जब कहीं भी कोई कंपटीशन का टाइम आता तो मुझे छोड़ जाते, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं वो पैशन, मैं लगी रही। स्टेडियम घर के पास ही था? हाँ जी, स्टेडियम बिल्कुल मेरे घर के पास। और आपके फादर साहब जो थे वो बहुत हिम्मत देते थे तुम सबको, हमें भी, तो बहुत हिम्मत वहां से मिली तुम्हें बेसिकली। एक जो जुझारूपन है वो फादर के पास से आया? फादर के पास से। और एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है वो हॉकी प्लेयर थी, किसी वजह से उनका हॉकी में सिलेक्शन रह गया था, तो उनको देख के ये खेलती हैं। और जैसे मेरी मम्मा पीटीआई थी तो वो अपने बच्चों को टीम में लेके जाती, तो मेरा मन करता है मैं उनके साथ जाती कि मैं भी प्लेयर बनूं। जैसे ये हाथ मिलाते हैं टीम, तो मैं भी कभी आएगा कि मैं भी किसी से हाथ मिलाऊं, शौक था। फिर मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया जब मैंने 9th क्लास कर ली। उसके बाद 10th में मैंने स्कूल चेंज किया, जाट हाई स्कूल है रोहतक, वहां से मैंने 10th पास आउट किया। तो वहां बैडमिंटन खेलती थी मैं, बहुत अच्छा खेलती थी, अच्छा खेला मैंने। बट जब स्टेट की बारी आई तो मुझे मेरे को उन्होंने सर ने कहा कि ये आगे पीछे के स्टेप नहीं ले पाएगी, इसके पैर में दिक्कत है, ये तो हैंडीकैप्ट है, ये क्या खेलेगी, लगी रहने दो, ऐसे लगी रहती है, खेल ले जाएगी। स्कूल में नहीं लेके गई। लेकिन उस दिन मेरे मन में आया कि मुझे बैडमिंटन में ही खेलना है, मुझे अपना कैरियर बैडमिंटन में बनाना है। तो उस दिन 10th से लेके मैंने 12th तक, आफ्टर 12th मैंने प्रभाकर किया था। उसके बाद मैं बैडमिंटन खेला 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। फिर बैडमिंटन खेलती रही। उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी, 2009 में मेरी जॉब लगी, तो मैंने ज्वाइन कर ली। फिर मैंने गेम छोड़ दिया कि कहीं नहीं हुआ। फिर भी मैं बच्चों के साथ खेलती थी बैडमिंटन, नहीं किसी ना किसी दिन तो मैं सिविल सर्विस, हमारे जॉब वालों के जो गेम होते हैं, कभी ना कभी इसमें मेरा नंबर आएगा, इसमें मैं बैडमिंटन जरूर खेल के आऊंगी। हिम्मत नहीं छोड़ी तुमने? हिम्मत नहीं छोड़ी। मेरे को यह था कि कभी ना कभी तो नंबर आएगा। फिर जैसे जिस स्कूल से मेरा ट्रांसफर हुआ जाखोदा गांव में, वहां जैसे बच्चों को खिलाते थे, जॉयफुल डे होता है हमारा सैटरडे, वहां बच्चों की मैं रनिंग करवाते, वो कुछ भी गेम करवाते, तो मैं एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरी पीटीआई मैम है, एक हमारे जेबीटी के सर थे जसवीर ढाका, कहते मैडम आपका तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, आप सिविल सर्विसेज के गेम में जाइए ना। मैं कहा सर अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, होगा तो हम बताएंगे। फिर मेरी पीटीआई ने मुझे बताया कि सिविल सर्विसेज के गेम है और झज्जर जाना पड़ेगा आपको स्टेडियम। मैं वहां गई, मैंने रनिंग में पार्टिसिपेट किया, तो वो एज ग्रुप के हिसाब से होते हैं सिविल सर्विसेज के गेम। मैंने 100 मीटर और 200 मीटर रनिंग में पार्टिसिपेट किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए। बट बदकिस्मती से वो नेशनल किसी वजह से डिले होते गए, फिर कोविड आ गया, तो वो नेशनल नहीं हो पाए। तो लेकिन फिर मुझे पता चला मेरी पीटीआई मैम के थ्रू ही कि बैडमिंटन की ट्रायल है मुक्ता, तू चली जा पंचकुला और वहां आपको मिलेगा। फिर मैं नेशनल के लिए ट्रायल देने गई पंचकुला, वहां मेरा सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ, सिविल सर्विसेज के लिए। और वहां से फिर होता गया। फिर उसी टाइम जब नेशनल खेलने जाना था तो हमारा पैरा गेम्स के बारे में पता लगा मुझे। मेरी एक वहीं कोच, मेरी फ्रेंड थी 6th क्लास की, वो कोचिंग कर रही है वहीं, वॉलीबॉल कोच है। तो उसने कहा मुक्ता पैरा के गेम्स होते हैं और तू पार्टिसिपेट कर। मैं कहा मुझे पता नहीं कब होते हैं। कहती इस बार पंचकुला में होने हैं और तुझे मैं बता दूंगी। तो मुझे थोड़ा सा जिज्ञासा हो गई कि कब से गेम है, कैसे मैं कांटेक्ट करूं, कहाँ से कांटेक्ट करूं। स्टेडियम वालों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि न्यूज़पेपर में आएगा तो आप ध्यान रखना। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा मैं बता दूंगी, पर मुझे तो ये था कि भाई जानना है, पता नहीं न्यूज़पेपर में कब आएगी। ऐसे मैंने नेट पे सर्च किया पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया की कमेटी का नंबर हरियाणा की थी, हरियाणा पैरा ओलंपिक कमेटी, उसका मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। उस टाइम जो हमारे एथलेटिक्स हैं उसके जो थे हमारे इंचार्ज थे, कह लो जर्नल सेक्रेटरी कह लो, जो भी होली सोली जो थे ना, ऑल हरियाणा के गिरिराज सिंह थे। वो एक पैरा ओलंपियन ही रह चुके हैं, वो सबसे पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी थे हरियाणा से।
उन्हीं की वजह से आज पैरा ओलंपिक फेडरेशन को लोग जान पाए हैं, आगे बढ़ाया है उन्होंने, बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। कैश अवार्ड से लेके सब तक फैसिलिटीज जो हैं उनके कारण ही आज हैं, वो संभालते थे। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे मैं जॉब करती हूँ और मुझे गेम खेलना है। कहते क्या गेम खेलते हो? तो मैंने बोल दिया सर रनिंग करती हूँ और शॉर्ट पुट फेंकती हूँ, क्योंकि शॉर्ट पुट, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कैसे उठाते हैं उस टाइम तक। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, अभी जयपुर में गेम है। तो उनसे रजिस्ट्रेशन करा के मेरा यहाँ स्टेट हुआ फरीदाबाद, वहां से मैं क्वालिफाई होके चली गई। फिर 2021 चला, 22 में उड़ीसा में गेम हुए, हर जगह मेडल ही मेडल। 2023 में पुणे में थे, वहां मेडल। अभी 24 हाल ही जो गोवा है, अभी गोवा थे हमारे 7 जनवरी से 13 जनवरी तक, उसमें भी मेरे को 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और ग्रैंड प्रिक्स थे, उसके बाद वर्ल्ड गेम में गई, वर्ल्ड गेम में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, वो थे हमारे 2021 में पोर्टुगल में। वहां से भी खेलना शुरू किया हमने, पुर्तगाल गए। उसके बाद जैसे अभी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो मैंने रनिंग छोड़ के और शॉर्ट पुट डिस्कस का गेम ले लिया, क्योंकि एज है, एक एज तक रनिंग हो नहीं पाती। और आगे आगे जैसे हमारी कैटेगरीज ऐसे नहीं है कि हम एज ग्रुप से हमारे गेम होते हैं। जैसे क्या एज ग्रुप रहती है मुक्ता? एज ग्रुप नहीं होती, इसमें होता है डिसेबिलिटी। ओके। जैसे जिसकी जो डिसेबिलिटी है, मेरे साथ एक लड़का 18 साल का भी खेल सकता है, एक मेरे साथ लड़का 50 साल का भी खेल सकता है। वो लड़का और लड़की दोनों ही खेल सकते नहीं, हैं? मतलब एज ग्रुप है, एज ग्रुप नहीं है। ये है। हाँ, मेल फीमेल का है? हाँ नहीं, मेल है, फीमेल फीमेल है। अच्छा, अलग अलग है दोनों, मेल अलग खेलेंगे, फीमेल अलग खेलेंगी। बट आपकी एज अगर 40 के आसपास है, मान लो 39 है आपकी एज, तो आपके साथ 18 साल की लड़की भी कम्पीट कर सकती है, करेगी। तो वो एक एज फैक्टर आ ही जाता है ना। तो इसमें डिसेबिलिटीज का आपने बताया कि डिसेबिलिटीज जो होती है वो पैरामीटर होती है आपके, उसमें किस तरह से डिफाइन करते हैं? उसमें ऐसे होता है जैसे किसी का एक साइड का हिस्सा खराब है तो वो सेरेब्रल पाल्सी में आते हैं, उनको 31 से 38 क्लासेस दी जाती हैं। जिनके पैर में है वो 44 कैटेगरी आता है, जिनके दोनों पैर में गड़बड़ है तो वो 42 आता है। और मान लो किसी का हाथ यहाँ से कटा है, यहाँ से कटा है, वो 46 कैटेगरीज में आते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। हाँ जी, वो जिसकी जैसी डिसेबिलिटी उसी हिसाब से कैटेगरीज होती है। इसमें TF11, जैसे ब्लाइंड है, ब्लाइंड में भी 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक तो T11, उनको थोड़ा थोड़ा बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, और T12 में थोड़ा थोड़ा वो दिखता है, और T13 में भी थोड़ा थोड़ा, मतलब इस तरह से कैटेगरीज बटी होती हैं। ब्लाइंड की अलग है, एक हाथ की अलग है, पैर की अलग है। ब्लेड रनर जो होते हैं वो 64 में आते हैं, जैसे हमारे सुमित अंतिल जी हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, वो 64 में है, उन्होंने 2 बार ओलंपिक का मेडल जीत लिया, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बढ़ती हैं। जैसे फील्ड के गेम होते हैं तो फील्ड में आ गए हमारा शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन, और ट्रैक के होते हैं तो ट्रैक है तो ट्रैक फील्ड के नाम से अब तो जैसे पैरा में पहले तो एथलेटिक ही था, लेकिन अब जैसे इंडिया में बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, शूटिंग, आर्चरी, ताइक्वांडो, जूडो, बहुत से गेम पैरा में ऐसे आए हैं। बच्चे ये नहीं कि पहले तो एक एथलेटिक ही खेलते थे, लेकिन अब बच्चे गेम खेल रहे हैं। कोई शूटिंग में अपना दम दिखा रहा है, कोई कबड्डी में दिखा रहा है, कोई ताइक्वांडो में दिखा रहा है। जैसे अभी 2022 में हमारे एशियन में इसमें इस बार 2 गेम नए गए हैं, एक तो लॉन बॉल गया है, एक ताइक्वांडो, 2 नए गेम ऐड हुए हैं उसमें। अच्छा मुक्ता, मुझे एक बात बताओ कि जिस तरह की आपके गेम्स हैं, और आपने स्ट्रगल तो देखो करा ही है, वो तो सामने सामने ही है, लेकिन किस तरह की प्रॉब्लम सामने आती है वो बताओ। प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे कभी परिवार नहीं साथ देता, किसी का कोई साथ नहीं देता। अगर जाते हैं बच्चे कई ऐसे होते हैं जिनकी अप्रोच नहीं होती, कुछ बच्चे पैसे की वजह से रह जाते हैं। जैसे हमारा है गेम खेलते हैं हम, स्ट्रगल ये है कि फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रायल देने गई तो ये देखिए कि मैं गई, मेरे पैसे चोरी हो गए वहाँ। और मैंने देखा जब मेट्रो पे आई, मेट्रो का टोकन लेने के बाद, उस टाइम मुंडका तक मेट्रो आती थी और आगे मेट्रो नहीं आती थी। मैंने मेट्रो का जब टोकन लिया तो उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे। अब मुझे ये हो गया मुंडका से मैं घर तक कैसे पहुंचूंगी। स्ट्रगल किया, घर फोन करें तो घर ये लगे कि कहेंगे सुबह तो पैसे लेके गई थी, किसी को बता नहीं सकते। तो फिर ऐसे ही मेरी बैठे थे पास में हस्बैंड वाइफ थे, वो कहते कोई नहीं, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, आगे से आप ध्यान रखोगे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बिस्किट खिलाए, और मेरे को फिर लेके आए, मेरे को मुंडका तक का किराया दिया उन्होंने। आज वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बनी है कि क्या बताऊं। और स्ट्रगल करते करते ये कि मुश्किल तो ऐसा है, मुश्किलात में अगर कोई साथ दे देता है तो भाई उसको हम आजीवन याद रखते हैं, और रखना भी चाहिए, है ना। जैसे बचपन का कुछ किस्से सुनाओ। बचपन का किस्सा ये है कि स्कूल में मैं जब 15 दिन की थी तो मुझे बुखार हुआ था। जब मेरे को इंजेक्शन लगा था PGI में, उसके बाद से मेरे हाथ पैर में
एक हो साइड गए। के। एक साइड का हिस्सा मेरा बिल्कुल डैमेज हो गया, बट उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे साइकिल चलानी है या कुछ काम करना है, या स्कूल गई हूँ, टीचर्स ने, जैसे स्काउट गाइड में हूँ, सर ने मेरा नाम स्काउट में लिखा है, मैम्स ने कह के कटवा दी, ये कहाँ स्काउट में जाएगी, इसके बस का क्या है, ये क्या करेगी। मतलब हर जगह से मुझे किसी ने ये सहारा नहीं दिया कि तुम ये काम कर सकती हो, कोई नहीं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा कि तू ये कर सकती है, तो उनकी सीख मान के मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। जो काम मेरे को करना था मैंने किया, किसी की मैंने नहीं सुनी। बहुत छोटी सी हाँ। थी तुम, मैं तब से सबसे जानती हूँ। मैंने छोटी। कभी तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं देखी। मैंने बचपन से तुम्हें हमेशा एक चीज देखी कि कितना भी तुमने स्ट्रगल करा पर तुम हमेशा मुस्कुराती रही, वो आज भी कायम है, और शायद इसीलिए सक्सेस आज तुम्हारे पांव चूम रहा है। अभी आगे का क्या इरादा है मुक्ता? आगे का इरादा ये है मैडम, मेरा है 2026 एशियन और 2028 का ओलंपिक। इसीलिए मैं शूटिंग सीख रही हूँ। यहाँ अभिनव एकेडमी है बहादुरगढ़ में, वो प्रदीप सर हैं, उनसे मैं शूटिंग की क्लासेस ले रही हूँ। मेरी 1 मार्च से रेगुलर हो जाएंगी, तो उसके बाद दिसंबर में हमारा जोन होगा और शूटिंग की स्टार्ट हो जाएगी मेरी। उसके बाद फिर 2026 2028 मेरा मोटिव है कि ओलंपिक में मेडल लेके आऊं। एथलेटिक में तो मेरा ओलंपिक में नंबर नहीं आ पाया। एशियन तक मैं गई हूँ, पार्टिसिपेट रही हूँ, वर्ल्ड गेम के लिए गई हूँ, लेकिन ओलंपिक में नहीं गई अभी, क्योंकि मेरी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत पीछे चल रही है। टॉप 5 तक के बच्चे जाते हैं, लेकिन मेरी टॉप 10 टॉप 11 चल रही है रैंकिंग। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं शूटिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे गेम हो गए अब, तो इसीलिए ओलंपिक में मेडल लेके आना मेरा मोटिव है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, और तुम जैसे जो बच्चे हैं, जो लोग एक रास्ता नहीं पकड़ पाते, उनके लिए क्या कहना चाहोगी कि कैसे रास्ता ढूंढें अपना? जो बच्चे हैं जो रास्ता नहीं ढूंढ पाते, पहले तो इतना नहीं पता था, लेकिन आजकल जो बच्चे भी अवेयर हो गए हैं, और जो हमारी पैरा ओलंपिक जब से दीपा मलिक मैडम आई है, तो बहुत से बच्चों के लिए बहुत फ्यूचर उन्होंने खोला है। जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे बच्चे मान लो हरियाणा से हैं, स्टेट तो हरियाणा है, लेकिन जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो अपने स्टेडियम से कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्टेडियम से उनको सारी इन्फॉर्मेशन, पहले स्टेडियम वालों को भी नहीं पता होता था, आज से 3 साल पहले स्टेडियम वालों को भी कुछ नहीं पता होता था पैरा गेम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू हम डायरेक्ट पहुंचते थे, लेकिन अब वो फैसिलिटी हो गई है। तो आप जाके अपने स्टेडियम में बात करें से, हाँ जी, और अपनी डिसेबिलिटी का जिक्र करें, बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपको कौन सा गेम खेलना चाहिए, कौन सा गेम आपके लिए बेटर रहेगा, किसमें आपका इंटरेस्ट है, वो भी देखना पड़ेगा। वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपके गेम्स कब होंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट बच्चे को खुद देखना पड़ेगा। उसको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, वो रनिंग कर सकता है या डिस्कस फेंक सकता है। जैसे अब डिसेबिलिटी की मेरी मानो मैं रनिंग, ये सोचू कि मेरे पैर में मैं रनिंग नहीं कर सकती, तो मैं थ्रो कर, तो वो बच्चे को अपना माइंड, अगर नॉलेज होगी बच्चे को कि नेट से आजकल तो कि भी एथलेटिक में कौन कौन से गेम आते हैं, वो कौन सा कर सकता है, या शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, जो उसको इजी लगे। चेस है, जैसे बच्चे कई ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं कुछ भी कर सकते, रनिंग भी नहीं कर सकते, व्हीलचेयर, वो चेस भी है, चेस खेल सकते हैं, कैरम है, बहुत सारे गेम आए हुए हैं। अच्छा, चेस, कैरम, ये सब भी इंक्लूड है? जी, बहुत अच्छी बात है। अभी एक आप बता रहे थे कि आओ खेलो करके एक कुछ आ रहा है, वो मोदी जी की एक मुहिम है, जो खेलो इंडिया खेलो के नाम से शुरू हुआ था गेम। पहले जर्नल बच्चों के होते थे, लेकिन काफी टाइम से डिमांड थी पैरा बच्चों के लिए भी कि पैरा भी गेम होने चाहिए। तो इस बार 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हमारे पैरा नेशनल गेम्स हुए थे, जिनका खुद उद्घाटन अनुराग ठाकुर जी ने किया था, और वो दिल्ली में हुए थे। उसमें बैडमिंटन, एथलेटिक्स, सीपी, फुटबॉल, बहुत सारे गेम थे। मतलब मोस्टली जो हमारे पैरा में होते सारे गेम्स थे, तो वो दिल्ली में कराए गए थे, JLN स्टेडियम एंड इंदिरा गांधी स्टेडियम में। कुछ जो इवेंट थे वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में थे, और एथलेटिक फुटबॉल हमारा था JLN स्टेडियम में। तो उनको करवाने का मोटिव ये था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलें, और इसमें जो स्कीम है बच्चे फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें है जो नए बच्चे आएंगे खेलो इंडिया खेलो में, उनके लिए स्कीम है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी 5 साल तक। और उनका कैंप लगेगा, जो भी उनका खर्चा है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ गवर्नमेंट देगी। तो नए बच्चों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गरीब घर से हैं, 1 साल 2 साल तैयारी करते हैं, फिर उनको बाद में कैश अवार्ड मिलता है। अब तो सरकार ने हमें कैश अवार्ड भी बहुत सारा दे रखा है, बहुत इनाम में दे रही है। पैसा मतलब अब गवर्नमेंट दे रही है आपको, जो कि पहले नहीं मिलता था। नहीं मिलता था। तो ये भी एक बेनिफिशियल हो गया है कि पैसा अगर हाथ में रहेगा तो बच्चा फिर करने की सोचता है। अच्छा, जैसे आप गेम्स में जाते हो तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको हेल्प मिलती है? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब में हमें इंक्रीमेंट मिलती है। उसमें जैसे 1 मेडल पे 1 इंक्रीमेंट मिलती है। मैं पूरी सर्विस में 5 स्पेशल इंक्रीमेंट ले सकती हूँ। ओके, लेकिन जो जॉब में नहीं है, जैसे यंग बच्चे भी स्टार्ट करना चाहते हैं,
गेम्स खेल के फिर उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के रास्ते ज्यादा खुलते हैं? हाँ जी, उनको जैसे बच्चा एशियन खेल के आया है, पार्टिसिपेट पे भी जॉब है, और मेडल वाले को A ग्रेड की है, और वो ग्रेड के हिसाब से है, जिसका जो मेडल है ना उनको A ग्रेड की, और जो पार्टिसिपेट है उनको C ग्रेड की। ये स्टेट गवर्नमेंट देती है? हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट देती है, और फाइनेंशियल भी सपोर्ट करती है। तो ये बहुत अच्छी एक बात है कि खेलों में भी हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है, और स्पेशली पैरा में, क्योंकि बहुत कुछ सुनाया जाता है जब आप अगर किसी चीज से डिसेबल हो, रंग कोई नहीं छोड़ते हैं, डिसेबिलिटी को तो कहाँ छोड़ेंगे। तो एक ये मानसिकता भी बदलनी बहुत जरूरी है कि हर कोई कुछ भी कर सकता है, बस करने की चाहना होनी चाहिए। क्यों मुक्ता? बिल्कुल, आपने ये जो कहा कि चाहना होना चाहिए। हाँ। चाहना सबको है, लेकिन लोग जो देखते हैं, लेकिन बहुत बहुत मानसिकता बदल भी रही है लोगों में, क्योंकि हमें अब स्कीमें इतनी दी गई हैं, हमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमें बहुत फायदा हो रहा है जो स्कीम हमें मिल रही है। क्योंकि पहले हमें कोई स्कीम नहीं मिलती थी, कुछ नहीं था ना, हमारी कोई थी। अब जैसे बच्चे हैं, पेंशन मिल रही है, पेंशन वाले को पेंशन भी ले रहे हैं, तो वो अपना गुजारा कर सकते। कई कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनका कोई गुजारा नहीं है, पेंशन है, कोई गेम्स में है, तो फैसिलिटीज जो हमें मिल रही है, तो लोगों की धीरे धीरे करके मेंटेलिटी बदल रही है हमारे प्रति। और जो एशियन गेम है, इसमें इस बार हमारा नारा था कि कम से कम जनरल बच्चों से ज्यादा मेडल ओलंपिक में थे हमारे, और इस बार एशियन गेम्स का हमारा नारा था 100 के पार, तो हमारे बच्चों के 111 मेडल आए। चलो, अब की बार 200 के पार चलना। हाँ जी। क्योंकि जो सोच के चलेंगे वही होता है। बिल्कुल। और आपस में कितना सपोर्ट रहता है? आपस में सपोर्ट हमारा बहुत रहता है बच्चों का आपस में। जैसे अब मेरे साथ कोई डिसेबिलिटी वाली है, अगर वो अकेली है तो उसका काम साथ संभालते हैं, हम एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। अभी जैसे एशियन में गए थे, तो एक लड़की है 55 से, कुसुम, उनको एस्कॉर्ट अलाउड नहीं है, तो वो अकेली थी, लेकिन व्हील चेयर पे थी। उनके हस्बैंड हर जगह जाते हैं, लेकिन दूसरी एक लड़की है, वो उसके साथ रही, उसने उसी को संभाला, उसी ने किया, सब लेके गए। तो ऐसे हमारे बहुत, हम आपस में एक दूसरे को बहुत संभालते हैं। ये बहुत जरूरी बात हो जाती है, क्योंकि देखो हाथ को हाथ का सहारा होता ही है, और ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। जब आप पेन में रहते हैं ना, तो आप दूसरे के पेन को समझते हैं, और ये चीज एक बहुत पॉजिटिवली स्प्रेड होनी चाहिए पब्लिकली, कि हाथ को हाथ का सहारा है। आप अगर एक दर्द को समझते हैं, तो आप उस दर्द को लेके दूसरे की भावना समझ सकते हैं बहुत इजीली, अगर आप एक पेन में रहे हैं तो अगर मान लो कोई एक बच्चा है जो कोई दिक्कत में है, दूसरा साथ नहीं खड़ा होगा, तो फिर उसके लिए बहुत चुनौती हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेबल है कि आप लोग एक दूसरे का सहारा बनते हो। अच्छा मुक्ता, कुछ ऐसी चीजें कि जैसे लोग बोलते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट काम में कि अप्रोच बहुत जरूरी होती है, या आपका लिंक्स बहुत जरूरी होते हैं, वो कितना रहता है? देखिए, ये अप्रोच पहले हमने भी सुना था कि जिसकी अप्रोच होगी वो गेम में आगे जाएगा, उसी का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उसी, अब हम जा रहे हैं तो अपनी जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना हम लेके आ रहे हैं। तो पैरा में हमें भी सुना था, लेकिन पैरा में ऐसा कुछ नहीं है अप्रोच। पैरा में बिल्कुल फेयरली काम होता है, फेयरली सबका सिलेक्शन होता है, जो मेहनत करेगा उसी का होता है। चलो, बहुत अच्छा लगा आज मुक्ता के साथ बात करके। मुझे बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया इसने, और इसने सारी बातें खुद से ही कर दी, और बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपको अपनी फील्ड की इतनी ज्यादा नॉलेज है कि आप उसको ऐसे चुटकियों में उसको बता सकते हैं और स्प्रेड कर सकते हैं। तो जिनके भी पास कोई इस तरह का बच्चा है जो पैरा में इंक्लूड है, उसको आप गेम्स में भेज सकते हैं, और वो वहां से भी नाम कमा सकता है और दाम भी कमा सकता है, पैसा भी मिलता है, आजकल गवर्नमेंट पैसा भी देती है। तो आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा। मुक्ता का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और इसी तरह के एपिसोड्स देखने के लिए, थोड़ी इंस्पिरेशनल बातें करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, या ईमेल के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।